हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक था डोमेस्टिक टेरिटरी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को समझने के लिए, तो आज हम उसी टॉपिक में यानी कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में ही नेक्स्ट जो हमारे कंसेप्ट आते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और ये हमारा है कि कन्वर्जन ऑफ ए डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। तो ये जो कन्वर्जन होगा यानी कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का कंसेप्ट हमने पढ़ा था। तो डोमेस्टिक इनकम से हम फाइंड कर सकते हैं नेशनल इनकम और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम। इसी को कहते हैं कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। अब ये कन्वर्जन की हम बात करेंगे तो हम ये केवल डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का ही नहीं, टू अनदर कंसेप्ट्स भी होते हैं। तो टोटल कुल मिला के 3 कंसेप्ट्स का हम कन्वर्जन को स्टडी करेंगे। फर्स्ट तो यही हुआ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, सेकंड होगा ग्रोस इनटू नेट, और थर्ड होगा मार्केट प्राइस इनटू फैक्टर कॉस्ट। तो ये जो हम ग्रोस और नेट की बात करेंगे, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे, तो तब हम देखेंगे कि ये ग्रोस और नेट क्या है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारा कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम जो हमने पहले ही क्लास में देखा था कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं। जो हमारा इंडिया है उसी इंडिया विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वाटर टेरिटरी प्लस ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो इनकम को लेते हैं। और नेशनल इनकम में हम उस बाउंड्री को क्रॉस करके कुछ पीपल जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम कर रहे हैं उनकी इनकम को भी इंक्लूड करते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम आपका स्मॉल कंसेप्ट हुआ, नेशनल इनकम लार्ज कंसेप्ट हुआ। ठीक है, तो हम लार्ज कंसेप्ट से अगर स्मॉल कंसेप्ट को फाइंड करेंगे, नेशनल इनकम से हम डोमेस्टिक इनकम को फाइंड करेंगे, तो इट मीन्स कि लार्ज कंसेप्ट में कुछ ना कुछ डिडक्ट करेंगे। इसी प्रकार से नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम से फाइंड करेंगे तो ये स्मॉल कंसेप्ट है हमारा। तो इस स्मॉल कंसेप्ट में कुछ ना कुछ हम ऐड करेंगे और ये हमारा लार्ज कंसेप्ट है, तो इसमें से कुछ ना कुछ हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ प्लस होगा तो नेशनल बन जाएगा, नेशनल में कुछ माइनस होगा तो प्लस, ये डोमेस्टिक बन जाएगा। अब ये प्लस और माइनस क्या होगा, ये होगा हमारा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसका NFIA का फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो डोमेस्टिक में हम फाइंड करेंगे नेशनल से, तो नेशनल में माइनस हो जाएगा, नेशनल में NFIA माइनस कर देंगे। और नेशनल इनकम फाइंड करेंगे तो डोमेस्टिक में NFIA प्लस कर देंगे। तो NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। हाउ टू कैलकुलेट NFIA, तो NFIA को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक मैंने शॉर्ट में लिखा है याद करने के लिए, FIA इट मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये मैंने फ्रॉम अलग से लिख दिया याद रखने के लिए। यानी कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकम अर्न कर रहे हैं। NFIA टू यानी कि फैक्टर इनकम टू अब्रोड। ठीक है, तो इसको मैंने 2 लिखा है यहाँ पे याद रखने के लिए। NFIA तो कैसे फाइंड करेंगे, FIA फैक्टर इनकम, ठीक है, अब्रोड, फ्रॉम अब्रोड या टू अब्रोड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को फाइंड करेंगे तो क्या होगा
कि फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेजिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कोई भी हमारे इंडियन पीपल किसी भी कंट्री में काम कर रहे हैं, जैसे यूएसए में है, जर्मनी में है आपका, ठीक है, जापान में है, चाइना में है, किसी भी कंट्री में हो सकते हैं, तो यहाँ से जो इनकम वो अर्न करेंगे वो हमारी इंडियन इकोनॉमी की इनकम होगी। ठीक है, सपोज वो कोई भी पीपल होंगे, कुछ पीपल यूएसए में है, कुछ जापान में है, कुछ चाइना में है, ऐसे करके उन्होंने 100 रुपीज़ अर्न किए हैं, तो बाहर की कंट्री से हमारे इंडिया में 100 रुपीज़ आ रहे हैं फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आवर कंट्री। अब नॉन रेजिडेंट्स यानी कि यूएसए का है, चाइना का है, ठीक है, यूएसए का है, चाइना का है, कोई भी किसी भी कंट्री का हो सकता है, यानी कि फॉरेन का कोई भी पीपल है जो इंडिया में रहते हुए इंडिया में अर्निंग कर रहा है, और वो इंडिया का पीपल तो है नहीं, वो दूसरी कंट्री का है, तो उसकी इनकम जिस कंट्री का वो पीपल है उसी की कंट्री में इनकम चली जाएगी। तो हमारी इंडिया से वो इनकम बाहर जा रही है, तो जो भी इनकम बाहर जा रही है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सपोज यहाँ पे 50 है कि बाहर के लोग इंडिया में आके काम कर रहे हैं, वो 50 रुपये कमा के अपनी कंट्री में भेज देते हैं, तो सपोज 50, तो 100 माइनस 50 कितना हुआ, 50। तो ये हमारा क्या हो गया, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, तो हमारे जो इंडियन पीपल है वो हमारे रेजिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, आवर रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे इंडिया के पीपल अनदर कंट्री से इनकम अर्न कर रहे हैं, और अनदर कंट्री के पीपल हमारी कंट्री से इनकम अर्न कर रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, NFIA। ठीक है, तो अगर ये NFIA हम प्लस कर देते हैं डोमेस्टिक में, तो ये नेशनल कंसेप्ट बन जाता है। क्योंकि ये NFIA को हम देखते हैं तो ये नहीं देख रहे कि केवल वो हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है, हम ये देख रहे हैं कि वो पीपल किस कंट्री का है, वो रेजिडेंस किस कंट्री का है, जिस कंट्री का रेजिडेंस होगा वो उसी की इनकम होगी। तो ये हम नेशनल को फाइंड करेंगे डोमेस्टिक से, तो प्लस होगा NFIA, और डोमेस्टिक इनकम फाइंड करेंगे तो नेशनल में से माइनस कर देंगे NFIA। इट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट आता है, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा काफ़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ग्रोस एंड नेट। ठीक है, सेकंड कंसेप्ट हमने यही बताया था, कन्वर्जन ग्रोस वैल्यू इनटू नेट वैल्यू। ठीक है, इसी के साथ में डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सिमिलर कंसेप्ट है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम होती है वही हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है। ठीक है, पीपल की अर्निंग होगी, इनकम होगी, तो वो उतनी ही डिमांड करेंगे तो उतना ही मार्केट में आउटपुट होगा। तो डोमेस्टिक में फैमिली की इनकम के इक्वल ही प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम कैन बी से डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रोस एंड नेट वैल्यू, तो ग्रोस और नेट वैल्यू यहाँ पे हमारे अगेन स्मॉल कंसेप्ट होगा, और ग्रोस वैल्यू हमारा लार्ज कंसेप्ट होगा। ठीक है, अब ये स्मॉल और लार्ज क्यों होगा, क्योंकि नेट वैल्यू होगी तो इसमें से हमारी ये प्योर वैल्यू होगी, जितनी भी हमारी, जैसे कि प्योर को नाम से ही जानते हैं कि जितनी अशुद्धियाँ होती है, ठीक है, जितनी इम्प्योरिटी होती है वो हम उसमें से निकाल देते हैं तो वो हमारा प्योर हो जाता है। ठीक है, और ग्रोस की वैल्यू इट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी इंक्लूडेड है, और ये इम्प्योरिटी की हम बात करेंगे तो वो हम लेंगे डिप्रिसिएशन के रूप में, डिप्रिसिएशन। ठीक है, और डिप्रिसिएशन क्या होता है इसको हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था क्लास में, तो आप उसे दोबारा से रिवाइज करोगे। एक बार बता देते हैं कि डिप्रिसिएशन में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ये तीनों ही आइटम, ये तीनों कंपोनेंट मिलके हमारा डिप्रिसिएशन को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ग्रोस लार्ज है, नेट स्मॉल है, तो स्मॉल में कुछ ना कुछ ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रोस वैल्यू मिल जाएगी, और ग्रोस से हमें नेट वैल्यू निकालना है तो ग्रोस में कुछ ना कुछ, यानी कि लार्ज से स्मॉल वैल्यू निकालना है तो कुछ ना कुछ डिडक्ट कर देंगे, तो ग्रोस वैल्यू तो नेट प्लस डी,
और ये कुछ ना कुछ वैल्यू डिप्रिशिएशन होगा, ठीक है। तो नेट प्लस डी, यानी डी सिंबॉलिकली है फॉर डिप्रिशिएशन, ठीक है। तो नेट में डी ऐड कर देंगे तो हमारी ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल से लार्ज वैल्यू, और स्मॉल वैल्यू फाइंड करनी है लार्ज वैल्यू से, यानी कि नेट फाइंड करना है ग्रॉस से। तो ग्रॉस माइनस डी डिप्रिशिएशन, ठीक है, तो हमारी नेट वैल्यू आ जाएगी। ओके, इट क्लियर। अब ये बात आती है कि कुछ हमारे सिंबल हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ग्रोस के लिए हम जी यूज करेंगे, नेट के लिए हम एन यूज करेंगे जब हम नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स को हम स्टडी करेंगे। ओके, डोमेस्टिक को डी के रूप में यूज करेंगे, नेशनल को एन के रूप में यूज करेंगे। ओके, इट क्लियर। और ये कंफ्यूज नहीं होना, जैसे नेट है इसके लिए भी एन यूज हो रहा है, नेशनल के लिए भी एन यूज हो रहा है, ये अच्छे से क्लियर किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में जब डिफरेंट एग्रीगेट्स की हम बात करेंगे कि ये एन है तो ये ऑलवेज कंसिडर एज नेट, ये एन होगा इट ऑलवेज कंसिडर एज नेट नेशनल, ठीक है। तो ये अच्छे से बता दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि जी ग्रोस को सिंबल होगा, एन नेट का, डी डोमेस्टिक के लिए और एन नेशनल के लिए, ठीक है। और इसी के साथ में हमारा नेक्स्ट आता है कन्वर्जन का। नेक्स्ट जो कंसेप्ट होगा वो हमारा है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस को सिंबॉलिकली एमपी हम लिखते हैं और फैक्टर कॉस्ट को हम एफसी लिखते हैं, ठीक है। तो जितने एग्रीगेट हम बात करेंगे, जितने भी आगे जो कंसेप्ट आएंगे, अगर एमपी लिखा रहेगा तो आपका सीधा ही माइंड में क्लिक होना चाहिए, दैट इज द मार्केट प्राइस, एफसी होगा दैट इज द फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस की डेफिनेशन, इंक्लूड द इम्पैक्ट ऑफ ए इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। नॉर्मली हम कोई भी गुड परचेज करते हैं तो उस गुड के साथ में लिखा रहता है इंक्लूडेड ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। यानी कि उसकी एमआरपी होती है, उसमें टैक्स इंक्लूड होता है, ठीक है। आप ध्यान से देखना, देखा होगा, नहीं देखा तो आप जरूर चेक करना। कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगा रहता है तो उसमें इंक्लूड होता है। अब ये कितना लगा रहेगा वो उसमें अमाउंट मेंशन नहीं होता है कि इस एमआरपी में इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू इंक्लूडेड है। तो एमपी इंक्लूडेड द इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेज है, ये राइज द मार्केट प्राइस, ठीक है। अगर कोई भी प्रोडक्ट जैसे 10 रुपए में बन रहा है, उस पे 2 रुपए टैक्स लगाया जा रहा है इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो प्रोडक्ट सेलर है वो 10 रुपए में सेल नहीं करेगा, वो 10 रुपए में सेल करके 2 रुपए खुद से वो टैक्स पे नहीं करेगा, बल्कि वो इसकी एमआरपी को कैसे मैनेज करेगा, 12 रुपीज में लिख देगा। और हमें नहीं पता होता है कि उस पर टैक्स कितना है। एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ पे कि जैसे 12 रुपीज है तो हम 12 रुपीज उसे देंगे और जो प्रोड्यूसर होगा या शॉपकीपर जो भी है वो 10 रुपीज तो उसके खुद की अर्निंग हो जाएगी और ये 2 रुपीज वो इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में पे करता है, ठीक है। तो ये हमारी जैसे प्राइस तो उसकी 10 थी, टैक्स लगा तो प्राइस बढ़ जाती है, तो इनडायरेक्ट टैक्स राइज द मार्केट प्राइस, ठीक है। तो जैसे इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज हो जाता है तो मार्केट में उस गुड की प्राइस राइज हो जाएगी। सब्सिडी टेंड्स टू लोअर इट, ठीक है। तो सब्सिडी क्या होती है, उस प्राइस को रिड्यूस कर देती है। जैसे एलपीजी सिलेंडर पे अभी हमें हमारे डायरेक्ट अकाउंट में ये आ जाती है सब्सिडी, पहले हमें इन केस मिलती थी। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि 500 रुपीज का हमारा एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है तो गवर्नमेंट सपोज 200 रुपए का हमें सब्सिडी दे रही है, तो हमें मार्केट में 300 रुपए पे करने पे वो एलपीजी मिलेगा और 200 रुपए गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी के रूप में प्रोड्यूसर को देती थी। अब हमारे डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आ जाते हैं, हम 500 रुपए में वो एलपीजी सिलेंडर परचेज करते हैं, पर हमारा कितना पैसा लगा, 300 रुपए लगे, 200 रुपए सरकार दे रही है हमें। तो ये जो हमारा सब्सिडी होगा ये मार्केट की प्राइस को रिड्यूस करता है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट, एफसी फैक्टर कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। हमने पहले ही बात की थी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होता है। तो उनकी जो इनकम होती है, अर्न इनकम होती है, वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट
और प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको हमने फैक्टर पेमेंट को भी कहा है। ये फैक्टर पेमेंट ही क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि प्रोड्यूसर है। अब वो लेबर को यूज करेगा तो वेज पे करेगा तो कॉस्ट होगी। अब उसने लैंड को यूज किया तो रेंट पे करेगा, कॉस्ट है। इंटरेस्ट कैपिटल लिया है तो इंटरेस्ट पे करेगा, तो इसको हम कहेंगे फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो एफसी इज द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट। इट इज क्लियर कि अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एमपी को एफसी से। एमपी इक्वल्स टू एफसी। तो हम ये देखा कि एमपी क्या है, लार्ज कंसेप्ट, एफसी स्मॉल कंसेप्ट, क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड है आपका इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। एमपी इक्वल्स टू एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी कि स्मॉल वैल्यू में कुछ ऐड करेंगे तो लार्ज वैल्यू, लार्ज में कुछ डिडक्ट करेंगे तो स्मॉल वैल्यू। एमपी एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि ये प्राइस को राइज कर रहा है। सब्सिडी को क्यों डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ये प्राइस के इफेक्ट को कम शो करता है। तो जितनी सब्सिडी दी जा रही है उसको माइनस किया जाएगा और इनडायरेक्ट टैक्स होगा वो प्लस हो जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट से एग्जैक्ट उसे एमआरपी वैल्यू होगी वो हमें पता चल जाता है। एफसी फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू एमपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है, तो मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स जो प्राइस को बढ़ाता है उसको माइनस करेंगे, सब्सिडी जो प्राइस को कम करता है उसको प्लस करेंगे, तो हमारा फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एक बात कही थी कि स्मॉल में कुछ प्लस करेंगे तो लार्ज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो स्मॉल वैल्यू फैक्टर कॉस्ट है, तो इसमें क्या प्लस करेंगे, NIT, और लार्ज वैल्यू में कुछ माइनस करेंगे तो स्मॉल वैल्यू, तो लार्ज वैल्यू MP, इसमें क्या माइनस करेंगे, NIT। तो व्हाट इज द NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, NIT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो इम्पोज किया जाता है और सब्सिडी जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, इस इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देंगे तो हमारी नेट वैल्यू आ जाती है। तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट से फाइंड करेंगे, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या कर देंगे, NIT प्लस कर देंगे स्मॉल में, स्मॉल वैल्यू में लार्ज वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए। और हमारा फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है मार्केट प्राइस से, तो लार्ज वैल्यू है आपका, इस लार्ज वैल्यू से हमें स्मॉल वैल्यू फाइंड करनी है, तो लार्ज वैल्यू में से माइनस होगा और ये माइनस होगा NIT। ठीक है, इट इज क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर, ओके।